Hello student, today we start with our new topic pollen pistil interaction. In previous segment we discussed about outbreeding devices. तो ये क्या होता है बेटा, इसका मीनिंग समझ लेते हैं, फिर इसके स्टेप्स पे हम डायरेक्ट चलेंगे. तो पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन आर अ पार्ट ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. कुछ बुक में इसको फर्टिलाइजेशन इवेंट में डाला गया है, कुछ को प्री फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन से पहले हो रहा है. That's why it is said to be pre-fertilization event. So pollen pistil interaction is defined as pre-fertilization event. Defined as pre-fertilization event which include all processes or steps from landing of pollens over stigmatic surface to the entry of pollen tube along with male gametes. आपने पढ़ा ही था कि पोलन के अंदर मेल गैमेटोफाइट के अंदर दो मेल गैमेट्स होते हैं. 3 सेल स्टेज पोलन की बात करें तो along with male gametes into an ovule containing फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको आप कहते हो एम्ब्रियो सेल. ध्यान से देखिए मैंने इसमें क्या लिखा बेटा. मैंने लिखा कि लैंडिंग ऑफ प्लेटफॉर्म, पॉलिनेशन के बाद की सारी इवेंट. और कहाँ तक की इवेंट बेटा? जब तक कि मेल गैमेट्स की एंट्री कहाँ नहीं हो जाती, एम्ब्रियो सेक में. उन सभी इंट्रैक्शन को हमने किस कैटेगरी में डाल दिया? पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन. तो कौन कौन से स्टेप्स इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं आप ध्यान से देखें. नंबर 1 स्टेप्स इन्वॉल्व, फिर हम इनको डिस्कस करेंगे. सबसे पहला स्टेप है बेटा, पोलन डिपॉजिट हो चुके हैं स्टिग्मेटिक सरफेस पे, उस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहा था. तो फर्स्ट है लैंडिंग ऑफ पोलन ओवर स्टिग्मेटिक सरफेस. अब स्टिग्मेटिक सरफेस पे खुद की स्पीसीज के भी पोलन आ सकते हैं, किसी अदर स्पीसीज के भी आ सकते हैं वाया पॉलिनेशन. ये तो हो ही चुका, हम डिस्कस कर ही चुके हैं. इसके बाद क्या क्या स्टेप है बेटा? अब जब ये पोलन लैंड हो चुके हैं तो उसके बाद कौन सा स्टेप्स आने वाला है? नंबर 1 स्टेप आने वाला है रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस ऑफ पोलन्स वाया स्टिग्मा. ध्यान से सुने मैंने क्या कहा. मैंने कहा जो पोलन लैंड हुए स्टिग्मा पे, या तो वो रिजेक्ट हो जाएंगे या वो एक्सेप्ट हो जाएंगे. क्यों होंगे रिजेक्ट, क्यों होंगे एक्सेप्ट, तभी हम देखते हैं. सेकेंड, जब पोलन रिजेक्ट हो गए उसके बाद तो उसकी कोई स्टोरी ही नहीं चलेगी बेटा. लेकिन यदि वो एक्सेप्ट हो चुके हैं तो स्टिग्मा उसको कुछ नरिशमेंट देगा, उसकी जर्मिनेशन को क्या करेगा? अलाउ करेगा. तो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज जर्मिनेशन ऑफ पोलन. जर्मिनेशन ऑफ पोलन ओवर स्टिग्मा. जब जर्मिनेट करेंगे तो जर्मिनेशन के सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज चाहिए होती है बेटा? आपको पता ही है, वाटर, सर्टेन अमाउंट ऑफ मिनरल एंड सर्टेन अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. तो जर्मिनेशन ऑफ पोलन ओवर स्टिग्मेटिक सरफेस और सिंपली स्टिग्मा. थर्ड, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, क्योंकि जब पोलन जर्मिनेट होती है तो उसमें से क्या बाहर निकलती है बेटा? पोलन ट्यूब्स बाहर निकलती हैं. तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब. पोलन ट्यूब्स बाहर निकल रही हैं, किसके क्रॉस पोलन ट्यूब्स बाहर निकलती हैं? जर्म पोर के क्रॉस. नेक्स्ट 4, मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स एम्ब्रियो सैक. और किसको लेके मूव कर रही है वो? मेल गैमेट. एंड दैट इवेंट इज सेड टू बी साइफिनोगैमी. And then delivery of male gametes
गैमेट्स इनटू एन एम्ब्रियो सेल। तो टोटल कितने इवेंट नजर आ रहे हैं बेटा आपको पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में? टोटल 5 इवेंट। पॉलिनेशन से लेके डबल फर्टिलाइजेशन तक के सारी इवेंट को हमने किसके अंदर डाल दिया? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। कैसी इंटरेक्शन होने वाली है इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नाउ कम ओवर द फर्स्ट स्टेप। पोलन्स किस पे डिपॉजिट हो चुके हैं बेटा? स्टिग्मा पे। आप ध्यान से देखें डायग्राम में, हमने पोलन्स को लैंड करा दिया है स्टिग्मा पे एंड दैट प्रोसेस इज पॉलिनेशन। किसकी बात की इवेंट है आपकी? पॉलिनेशन के बाद। तो पॉलिनेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, कोई भी बायोटिक एबायोटिक मीन से हो सकता है। नाउ पोलन्स ऑन स्टिग्मा। पोलन्स किस पे पहुंच चुके हैं? स्टिग्मा पे। अब इनके लिए क्या ऑप्शंस होंगे बेटा? 2 ऑप्शंस होंगे। वेदर the pollens are rejected or accepted। ध्यान से देखें मैंने यहाँ पे क्या लिखा। मैंने लिखा कि पोलन्स डिपॉजिट हो चुके हैं स्टिग्मा पे बेटा, या तो वो रिजेक्ट होने वाले हैं या वो एक्सेप्ट होने वाले हैं। कौन से पोलन रिजेक्ट होंगे? डेफिनेटली पोलन्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। पोलन्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। सपोज मैंगो के प्लांट के ऊपर ग्रेप्स का पोलन लैंड हो गया है तो डेफिनेटली स्टिग्मा उसको जर्मिनेशन अलाउ नहीं करेगी, उसकी कंपैटिबिलिटी को चेक ही नहीं करेगी, या इनकॉम्पिटेबल हो जाएगा, अनफिट हो जाएगा उसके लिए। सेकेंड, सेल्फ इनकॉम्पिटेबल पोलन। प्रीवियस लेक्चर में हमने आउटब्रीडिंग डिवाइस कहा था और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको कहा था नेट के लिए भी, सेल्फ इनकॉम्पिटेबल पोलन्स। और ये मैंने बताया था कि इट इज अ जेनेटिकल फिनोमिना ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ स्ट्राइल जीन। तो कई बार खुद के ही पोलन होते हैं लेकिन स्टिग्मा उसको डिसअलाउ कर देती है, इसका मतलब वो उसके लिए इनकॉम्पिटेबल हो गई है, अनफिट हो गई है। एक्सेप्टेड। कौन से एक्सेप्टेबल पोलन्स होंगे? एक्सेप्टेबल होंगे पोलन्स ऑफ ओन स्पीसीज, अपनी स्पीसीज के, या पोलन्स जिसके अंदर किसी भी तरह के प्रोजेनी में पुअर ट्रेट लाने की पावर ना हो। गुड ट्रेट इंट्रोड्यूस करे तो स्टिग्मा कभी भी उसको डिसअलाउ नहीं करती उसकी जर्मिनेशन को, वो उसके लिए फिट होता है। तो पोलन्स ऑफ ओन स्पीसीज, और आप कह दें कि पोलन्स विथ गुड ट्रेट्स। सो स्टिग्मा not create incompatibility। मैंने ये 2 पॉइंट कहा कि अब डेफिनेटली जो पोलन रिजेक्ट हो चुके हैं बेटा उसको तो आगे जर्नी कंटिन्यू करनी नहीं। अब पोलन एक्सेप्ट हो चुके हैं तो स्टिग्मा उनको क्या देगी? नरिशमेंट देगी। तो नाउ द नेक्स्ट स्टेप क्या इन्वॉल्व होने वाला है? जर्मिनेशन ऑफ पोलन। तो सेकेंड स्टेप क्या होगा बेटा? जर्मिनेशन ऑफ पोलन। किसी भी चीज को जर्मिनेशन कराना है बेटा, सपोज सीड की जर्मिनेशन करानी है तो आपको उसको वाटर देना पड़ता है। तो अब ये पोलन्स किस पे लैंड हो चुके हैं? स्टिग्मा पे। तो स्टिग्मा यदि मैं सिंपली कहूं तो पोलन्स एक डॉट एंटिटी है बेटा। किसके ऊपर डॉट एंटिटी है? स्टिग्मा पे। तो स्टिग्मा में यदि थोड़ा सा भी एक ड्रॉपलेट ऑफ वाटर भी है तो पूरी की पूरी तरह से वो ड्रॉप ऑफ वाटर में ही पोलन क्या हो चुका है? डिप्ड हो चुका है। मतलब माइनर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर ओवर द स्टिग्मेटिक सरफेस सराउंड द होल पोलन, पूरे पोलन को सराउंड कर देती है और उसकी जर्मिनेशन को क्या करेगी? अलाउ करेगी। तो जर्मिनेशन ऑफ पोलन, किस पोलन की जर्मिनेशन होने वाली है? एक्सेप्टेबल पोलन की, कॉम्पिटेबल पोलन की। अब आप कहेंगे पोलन्स जो स्टिग्मा पे लैंड हुए थे, जो एक्सेप्ट हुए, ये कैसी प्रोसेस है? तो दिस इज केमिकल। ये आपकी एनसीईआरटी कहती है बेटा कि जो पोलन एक्सेप्टेबल हुए, एक्सेप्टेबिलिटी या एक्सेप्टेंस ऑफ पोलन और कॉम्पैटिबिलिटी ऑफ पोलन्स ड्यू टू केमिकल डायलॉग। ये आपकी एनसीईआरटी कहती है बेटा केमिकल डायलॉग। केमिकल डायलॉग का मतलब यहाँ पे कोई डायलॉग बाजी नहीं हो रही है, यहाँ पे केमिकल डायलॉग का मतलब देयर आर सो मेनी केमिकल रिएक्शंस ऑपरेटेड ओवर स्टिग्मेटिक सरफेस एंड इन बिटवीन लैंडिंग पोलन्स। पोलन जो लैंड हुए हैं और स्टिग्मा के बीच में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन चल रही है और स्टिग्मा ने इसकी फिटनेस को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। तो
केमिकल डायलॉग के बाद अब पोलन एक्सेप्ट हो चुके हैं, कॉम्पेटिबिलिटी चेक हो चुकी, तो स्टिग्मा उसको क्या देगी, नरिशमेंट देगी, कुछ मॉइस्चर देगी। तो नाउ वाटर और यू कैन कॉल मॉइस्चर ओवर स्टिग्मेटिक सरफेस imbibed via कॉम्पिटेबल किसको बोला आपने, जो एक्सेप्ट हो चुके हैं, वाया कॉम्पिटेबल और एक्सेप्टेबल पोलन एंड गेट स्वेल अप। अब थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल कराऊंगी यहाँ पे, जब हमने पोलन का स्ट्रक्चर पढ़ा था बेटा, ध्यान से देखें, तो मैंने कहा था कि इनर मोस्ट कॉन्टिन्यूस लेयर को इंटाइन, बाहर वाली डिसकॉन्टिन्यूस लेयर को मैंने क्या कह दिया था, एक्साइन। एक्साइन बनी थी स्पोरोपोलेनिन की, और जो इंटाइन थी, इंटाइन वो किसकी बनी थी बेटा, पेक्टिन और सेलुलोज, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी पेक्टोसेलुलोजिक इन नेचर। पेक्टिन प्लस सेलुलोज, पेक्टिन क्या है आपका, पॉलीसेकेराइड है, डेफिनेटली वो वाटर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब और स्वेलअप हो जाएगा, स्वेलिंग होगी इस लेयर की, तो ये बाहर निकलेगा, एक्सटेंशन होगी इसकी, किस फॉर्म में, पोलन ट्यूब। तो यू कैन राइट डाउन पेक्टिक सब्सटेंस, पेक्टिक नेचर, पेक्टोसेलुलोजिक नेचर लिख सकते हैं आप, पेक्टोसेलुलोजिक नेचर of intine make या intine absorb water or moisture and get swell up, फूल चुके हैं, swelling हो चुकी है, get swell up and start coming across जर्म कोर, जर्मिनेशन शुरू हो चुकी है आपकी। कहती भी है बेटा एनसीईआरटी कि यदि हम ग्लास स्लाइड पे किसी पोलन को जर्मिनेशन देखना चाहते हैं, तो यदि हम ग्लास स्लाइड्स पे कुछ पोलन्स लेते हैं, उसके ऊपर 10% शुगर सॉल्यूशन हम डाल देंगे, तो पोलन जर्मिनेट होने शुरू हो जाएंगे, एंड आफ्टर हाफ एन आवर 40 मिनट्स आपको क्या दिखाई देगी, पोलन ट्यूब दिखाई देगी। तो पेक्टोसेलुलोजिक नेचर ऑफ इंटाइन, जिसकी वजह से पोलन ट्यूब की क्या होती है, एक्सटेंशन होती है। अब पोलन ट्यूब बाहर तो निकल गई, लेकिन जर्मिनेशन के लिए उसको नरिशमेंट कौन दे रहा है, तो पहले स्टार्टिंग में जो नरिशमेंट होगी वो कौन देगी बेटा, वेजिटेटिव सेल, और उसके बाद कौन देगी, स्टिग्मा। तो नाउ नरिशमेंट इज प्रोवाइडेड वाया स्टिग्मा in the form of boron sugar inositol complex. इनोसिटोल कॉम्प्लेक्स, दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट बेटा, जिसके लिए मैं आपको उसको स्टार मार्क कर देते हैं कि स्टिग्मा जो जर्मिनेटिंग पोलन है उसको क्या प्रोवाइड कर रही है, बोरॉन, क्योंकि पोलन के अंदर किस एलिमेंट की डेफिशिएंसी होती है बेटा, बोरॉन की, तो उसको माइनर अमाउंट में भी बोरॉन और शुगर मिलेगा, तो इमीडिएटली उसमें से क्या बाहर निकलेगी, पोलन ट्यूब। नाउ कम ओवर द नेक्स्ट स्टेप की क्या होने वाला है। Now come over third step, growth of pollen tube. पोलन जर्मिनेट हो चुके हैं बेटा, अब ये किसके क्रॉस ग्रोथ करेंगे, पहले ये स्टिग्मा से ग्रोथ करते करते कहाँ आ चुके हैं, अब ये स्टाइल के अंदर आ चुके हैं। स्टाइल समटाइम होलो एंड समटाइम इट इज सॉलिड स्ट्रक्चर, तो हम देखेंगे कि ग्रोथ कैसे होने वाली है और मीनवाइल क्या चेंजेस आने वाले हैं पोलन्स में। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही कुछ स्पेशल नोट हम देखेंगे, हम प्रीवियस लेक्चर्स में ये कर चुके हैं कि एंजियोस्पर्म के अंदर जो पोलन्स हैं, समटाइम्स इट इज लैंड इन 2 सेल स्टेज एंड समटाइम्स इट इज लैंड इन 3 सेल स्टेज। मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म की बात करूं तो पोलन्स लैंड होते हैं कितने सेल स्टेज में बेटा, 2 सेल स्टेज पोलन। अब हम यहाँ पे बात करें किस पोलन की, 2 सेल पोलन, इसको मैं इलार्ज करके यहाँ पे दिखाने वाली हूँ। सपोज दिस इज एंटाइन और ये पोलन आपका एक्सटेंड हो चुका है एंटाइन किसके क्रॉस, जर्म पोर के क्रॉस, और पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो चुकी है। ये मैंने आपको बताया था कि एक लेयर है डिस्कॉन्टिन्यूअस, जिसको आपने क्या कह दिया था, एक्साइन, व्हिच आर मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेन। क्लियर, ये इंटाइन ही कंटिन्यू हो गई थी वेजिटेटिव सेल, और वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस था बेटा,
वेजिटेटिव सेल में आपने न्यूक्लियस पढ़ा था और इसी के अंदर फ्लोट कर रहा था अपना कौन सा सेल, जेनरेटिव सेल। कौन सा सेल, जेनरेटिव सेल, जो स्पिंडल शेप था। तो जो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है, वो शिफ्ट हो जाता है along with extension of pollen tube। देखिए आप ध्यान से मैं क्या कह रही हूँ, दिस इज टू सेल स्टेज पोलन, जिसके अंदर कितने सेल बताए थे मैंने आपको, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल ही एक्सटेंड हो जाता है किस फॉर्म में, पोलन ट्यूब के फॉर्म में along with extension of एंटाइन। और दिस इज जनरेटिव सेल, ये किस स्टेज की बात कर रहे हैं, टू सेल। तो जैसे जैसे पोलन ट्यूब बन रहा है अभी जनरेटिव सेल को अपनी माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट करनी है। तो आप देखें कि ये जो जनरेटिव सेल है ये डिवाइड करके माइटोटिकली इक्वल माइटोटिक डिवीजन, सिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्मेशन, सिमेट्रिक माइटोटिक डिवीजन के थ्रू कितने मेल गैमेट बना लेता है बेटा, 2 मेल गैमेट्स। नाउ जनरेटिव सेल ट्रांसफॉर्म्ड इनटू 2 मेल गैमेट। तो आप देखें मैंने क्या बताया, इन 2 सेल स्टेज पोलन ड्यूरिंग पोलन जर्मिनेशन, लिखिए आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ड्यूरिंग पोलन जर्मिनेशन जनरेटिव सेल अंडरगो माइटोटिक डिवीजन एंड फॉर्म 2 मेल गैमेट्स, whereas वेजिटेटिव सेल, लेकिन वेजिटेटिव सेल क्या करता है बेटा, ध्यान से देखें, whereas वेजिटेटिव सेल एक्सटेंड across germ pore in the form of पोलन ट्यूब। किस फॉर्म में बाहर निकल रही है बेटा, पोलन ट्यूब। ध्यान से देखें, और पोलन ट्यूब की इनिशियल सामने की तरफ कौन सा सेल आगे की तरफ चल रहा है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। क्योंकि ये पोलन ट्यूब की मूवमेंट को भी गाइड करता है इसीलिए हम इसको एक और नाम देते हैं बेटा, ट्यूब न्यूक्लियस। क्लियर। और जो जनरेटिव सेल था स्पिंडल शेप को डिवीजन करके कितने मेल गैमेट्स बना चुका है, 2 मेल गैमेट्स। तो आप क्या देख रहे हैं कि साइमल्टेनियस पोलन जर्मिनेट भी हो रहा है और मीनवाइल जनरेटिव सेल में माइटोटिक डिवीजन भी चल रही है। कि हम किसकी बात कर रहे थे, 2 सेल पोलन की। लेकिन यदि पोलन 3 सेल स्टेज में है, 3 सेल स्टेज पोलन, तो ये इटसेल्फ इसके अंदर ऑलरेडी माइटोटिक डिवीजन हो चुकी है, पोलन ट्यूब बनेगी, जनरेटिव सेल ऑलरेडी पहले ही किस में कन्वर्ट हो चुका है बेटा, मेल गैमेट में। तो जब हम ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब बताते हैं कि जब पोलन ट्यूब की ग्रोथ हो रही है उसी टाइम पे जनरेटिव सेल में कौन सी डिवीजन चलती है बेटा, माइटोसिस। तो हम देखेंगे और कौन कौन से चेंजेस आपको इसमें दिखाई देते हैं कि ये पोलन ट्यूब बन चुके और ये किस तरह से मेल गैमेट को ट्रांसफर करने वाले हैं। तो नेक्स्ट हम इवेंट देखेंगे ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। लिखिए आप, पोलन ट्यूब मूव अक्रॉस स्टाइल कीमोट्रॉपिकली। ध्यान से देखिए मैंने क्या वर्ड लिखा, कीमोट्रॉपिकली। सर्टेन केमिकल्स रिलीज्ड बाय ओव्यूल, ओव्यूल के सरफेस पे कुछ सेल होते हैं जिसको हम ऑब्ट्यूरेटर सेल कहते हैं, विच गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। की पोलन ट्यूब किस डायरेक्शन में जाने वाला है, इसको कौन गाइड करता है बेटा, ऑब्ट्यूरेटर सेल। और कीमोट्रॉपिक का मतलब मूवमेंट इन डायरेक्शन ऑफ chemicals. These are certain copper containing proteins released via obturator cell। ध्यान से सुने मैं क्या लिख रही हूँ कि पोलन ट्यूब कहाँ जाने वाला है बेटा, ये मेल गैमेट को ट्रांसफर करने वाला है। किसके पास ट्रांसफर करने वाला है, ओव्यूल के पास, जिसके अंदर एम्ब्रियो साइट लोकेटेड है। तो अब इस पोलन ट्यूब की एंट्री हो रही है और इसके अंदर, यदि मैं इसको थोड़ा सा छोटा दिखाऊं, अभी तक यहाँ तक दिखाती हूँ इस पाथवे को कंप्लीट। तो इसके यहाँ पे 2 मेल गैमेट्स बनाए बेटा और ये मैंने यहाँ पे बना दिया ट्यूब न्यूक्लियस। तो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट पे कौन सा न्यूक्लियस होता है, ट्यूब न्यूक्लियस, जिसको वेजिटेटिव न्यूक्लियस बोलते हो आप। और ये कंटिन्यू ग्रो करता जा रहा है।
अब बात आती है कि जो पोलन ट्यूब की ग्रोथ है एक साइफन के फॉर्म में हो रही है, जो मेल गैमेट्स को लेके जा रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस इवेंट इज सेड टू बी साइफिनोगेमी। थर्ड पॉइंट आप ध्यान से समझना, समटाइम दिस स्टाइल इज होलो एंड समटाइम इट इज सॉलिड, या तो ये होलो हो सकती है या ये कैसी हो सकती है, सॉलिड। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैसे सॉलिड और कैसे होलो होती है। तो आपने देखा कि पोलन ट्यूब जो मूव कर रहे हैं बेटा अक्रॉस स्टाइल, वो कैसे मूव कर रहे हैं, कीमोट्रॉपिकली, केमिकल के रेस्पॉन्स में। एंड दीज केमिकल्स क्या हो सकती हैं केमिकल, या तो कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन्स हो सकती हैं जो ऑब्ट्यूरेटर सेल ने रिलीज की है, लोकेटेड अराउंड द वॉल ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल के चारों तरफ लोकेटेड है, और जो पोलन ट्यूब को किस डायरेक्शन में खींच रहे हैं बेटा, अपनी डायरेक्शन में। तो कैसी मूवमेंट आप नोटिस करें पोलन ट्यूब में, टुवर्ड्स केमिकल, हियर ऑब्ट्यूरेटर सेल इज लोकेटेड, और जो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस मूवमेंट इज सेड टू बी कीमोट्रॉपिक। नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा पोलन ट्यूब कैसे मूवमेंट शो करता है। अब आप देख रहे हैं कि या तो ये स्टाइल आपकी होलो हो सकती है, होलो मतलब सिर्फ कैनाल सेल ही लोकेटेड है, अंदर की तरफ कोई डेंस टिश्यू प्रेजेंट नहीं है, एंड सम टाइम इट इज सॉलिड। सॉलिड का मतलब है पूरी की पूरी ये सेल से फिल्ड है, पेरेन्काइमेटस टिश्यू से फिल्ड है। तो जब इसको ग्रोथ करना है बेटा तो इसको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा, तो डेफिनेटली अपने वे को ये क्या करता जाएगा, हाइड्रोलाइज करता जाएगा विद द हेल्प ऑफ पैक्टिनेज एंजाइम सेल के बीच में। दो सेल के बीच में आपने पढ़ाई है मिडल लैमेला प्रेजेंट होती है, तो मिडल लैमेला किससे मिलकर बनी होती है, कैल्शियम पैक्टेट। आप रिकॉल करें +1 में जब आपने सेल वॉल पढ़ा होगा कि जब दो डॉटर सेल बनते हैं तो जो सेल प्लेट की फॉर्मेशन होती है वहां पे मिडल लैमेला बनता है सबसे पहले, ड्यू टू फ्रेगमोब्लास्ट which are pectic substance calcium and magnesium pectate। तो इसको पेनिट्रेट करती हुई ये पोलन ट्यूब कहाँ आ रही है बेटा, आप देखिए ध्यान से, पोलन ट्यूब ग्रोथ करती जा रही है और ये नीचे की तरफ मूव करती जा रही है। ये इसी डायरेक्शन में क्यों मूव कर रही है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ड्यू टू कीमोट्रॉपिक मूवमेंट कंटेनिंग 2 मेल गैमेट। तो अब आप ध्यान से देखें कि जैसे जैसे सपोज ये जब पेनिट्रेट करती हुई इसको आ रहा है, यदि ये टिश्यू इसको दोबारा से पुश कर दे तो ये मेल गैमेट कहाँ शिफ्ट हो सकते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में, या वो नीचे ही नहीं आएंगे। यदि मेल गैमेट नीचे नहीं आए बेटा तो क्या डबल फर्टिलाइजेशन होगी, डेफिनेटली नो। तो आप ध्यान से देखें कि जैसे जैसे पोलन ट्यूब ग्रो कर रही है मेल गैमेट्स भी साथ के साथ मूव करते हैं, और इस ट्यूब में कैलोस प्लग की फॉर्मेशन होती है। मतलब यदि मैं थोड़ा लार्ज बताऊं तो आप देखें, सपोज दिस इज पोलन ट्यूब, दिस इज पोलन ट्यूब। यदि आप सिंपली देखें कि ये पोलन ट्यूब है बेटा, यहाँ पे ये ट्यूब न्यूक्लियस है जिसको आप वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं, और यहाँ पे हमने पढ़े थे कि 2 मेल गैमेट्स साथ के साथ जा रहे हैं। सपोज ये मेल गैमेट एक ऊपर रह जाए एक नीचे रह जाए और आसपास के सराउंडिंग टिश्यूज को स्क्वीज कर दें, ये एरिया भर दें, सिर्फ एक ही मेल गैमेट नीचे आ पाया तो क्या डबल फर्टिलाइजेशन होगी, डेफिनेटली नो। तो आप क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे मेल गैमेट किसकी तरफ मूव कर रहे हैं बेटा, एम्ब्रियो सेल की तरफ, वैसे वैसे कैलोस प्लग की फॉर्मेशन होती चलती है, ताकि दोनों के दोनों मेल गैमेट एक ही डायरेक्शन में रहें, वापस से स्क्वीज होकर ऊपर ना चले जाएं ड्यू टू स्क्वीजिंग ऑफ पेरेन्काइमेटस टिश्यू लोकेटेड इन स्टाइल। ये इंश्योर करता है एंजियोस्पर्म में कैसी फर्टिलाइजेशन को, डबल फर्टिलाइजेशन को। तो यू कैन राइट डाउन दी स्ट्रक्चर आर सेड टू बी कैलोस प्लग, इट केप्ट दी मेल गैमेट्स इन टर्मिनल पोजीशन, इन टर्मिनल पोजीशन। ध्यान से सुने मैं क्या कह रही हूँ, व्हाट इज द रोल ऑफ कैलोस प्लग हियर, क्योंकि जैसे जैसे ये पोलन ट्यूब एंट्री कर रहा है बेटा नीचे की तरफ, इसके अंदर 2 मेल गैमेट हैं, ये पेनिट्रेट करता हुआ आ रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पैक्टिनेज एंजाइम। तो ये पेरेन्काइमेटस टिश्यू इसको यदि पुश करेंगे तो मेल गैमेट अपवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है, या दोनों के दोनों मेल गैमेट शायद नीचे ना पहुंचे तो डबल फर्टिलाइजेशन फिनिश ना हो। तो आपने क्या देखा कि पोलन ग्रेन डाइजेस्ट इट्स वे थ्रू रिलीजिंग पैक्टिनेज एंजाइम। इनिशियल 1/3 ग्रोथ ऑफ पोलन, मतलब इनिशियली जो पोलन की 1/3 ग्रोथ होती है उसके लिए नरिशमेंट कौन देता है, वेजिटेटिव सेल इटसेल्फ, एंड 2/3 ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब न्यूट्रिशन कम फ्रॉम स्टाइल। सारा नरिशमेंट कौन दे रही है, स्टाइल दे रही है। तो दूसरा बेनिफिट कैलोस प्लग का क्या नजर आया बेटा, जहां जहां कैलोस प्लग मिल गए वो रेस्ट पार्ट डेड है और उसका नीचे वाला पोर्शन क्या है, लाइव। यदि पोलन ट्यूब को
पूरे को पूरे कंडीशन को लाइव रखने की बात आए तो बहुत ज्यादा नरिशमेंट खर्च करनी पड़ेगी किसको, स्टाइल को, इसीलिए वो प्लग लगा देता है। प्लग के बाहर वाले जो पार्ट है टुवर्ड्स स्टिग्मा वो डेड होंगे और जिस पोर्शन में मेल गैमेट्स हैं, ट्यूब न्यूक्लियस है, वो पार्ट कैसा होगा, लिविंग होगा। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फेलोस प्लग हियर? इट केप्ट द मेल गैमेट्स टुवर्ड टर्मिनल पोजीशन इन पोलन ट्यूब टू एंश्योर डबल फर्टिलाइजेशन, and second it kept certain part of pollen tube live and rest part are dead. क्लियर है पॉइंट आपको? तो आप क्या देख रहे हैं कि पोलन ट्यूब में क्या आ चुके हैं, मेल गैमेट्स आ चुके हैं। अब इन मेल गैमेट्स की क्या होने वाली है, डिलीवरी होने वाली है। किसके अंदर एंट्री होने वाली है, एम्ब्रियो सैक के अंदर कंटेनिंग फीमेल गैमेट। एम्ब्रियो सैक में कैसे गैमेट्स हैं, फीमेल गैमेट। तो लास्ट इवेंट ऑफ पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन, entry of pollen tube in an ovule। किसके अंदर एंट्री कराने वाले हैं, पोलन ट्यूब की, ओव्यूल के अंदर। थोड़ा सा डायग्राम देख लें आप कि कैसे एंट्री होने वाली है। यदि मैं सिंपली डायग्राम दिखाऊं आपको, सिंपल सा ओव्यूल डायग्राम बनाएंगे हम। तो हमने देखा था कि दिस पोर्शन इज सेड टू बी इंटेगुमेंट। इस पोर्शन को हमने, यदि एनाटोमस ओव्यूल देख रहे हैं आप, तो हमने थोड़ा सा कुछ इस तरह का डायग्राम देखा था बेटा। एनाटोमस इन्वर्टेड ओव्यूल विच इज द मोस्ट कॉमन ओव्यूल फाउंड इन एंजियोस्पर्म। यहाँ पे आपको याद आ रहा होगा, ऐसा हमने फनिकल पढ़ा था, हाइलम पढ़ा था, वो नेमिंग हम नहीं जाएंगे। बस आप देखें कि एंट्री कहाँ से होने वाली है, इन्वर्टेड। यहाँ पे क्या लोकेटेड थे हमारे, एम्ब्रियो सैक। और इस एम्ब्रियो सैक में सेंट्रली ये जो बड़ा साइज का था एग था और इसके सराउंड कौन कर रहे थे इसको, सिनर्जिड ट्रायंगुलर मैनर में थे। देयर इज अ क्लोज प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन बिटवीन ऑल सेल। अपोजिट डायरेक्शन में जो सेल थे उसको हमने एंटीपोडल्स कहा था। एंड दिस इज सेंट्रल सेल जिसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई थी, जिसको हमने नेम दिया था पॉलीगोनम टाइप 7 सेट 8 न्यूक्लियस फीमेल गैमेटोफाइट, दैट इज एम्ब्रियो सेट। क्लियर है पॉइंट? अब पोलन ट्यूब आ चुका है बेटा, ध्यान से देखें। यदि पोलन ट्यूब की एंट्री डायरेक्ट किसके क्रॉस होती है, किसके थ्रू होती है, पोलन ट्यूब की एंट्री के 3 केस हो सकते हैं बेटा। या तो पोलन ट्यूब एंटर करे, क्योंकि पोलन ट्यूब को मेल गैमेट की डिलीवरी करानी है, या तो एंट्री हो किसके क्रॉस, माइक्रोपाइल के क्रॉस। माइक्रोपाइल वो पार्ट होता है जहां पे इंटेगुमेंट एब्सेंट होते हैं। या तो एंट्री इस पॉइंट से हो बेटा, फर्स्ट ओरोगैमी, या फिर एंट्री किसके क्रॉस हो, सेकंड एंट्री हो बेटा, या तो इसके क्रॉस हो, मीजोगैमी इंटेगुमेंट, या फिर डायरेक्ट एंट्री हो किसके क्रॉस, चलाजर एंड के थ्रू, जिसको हम क्या बोलते हैं, चलाजोगैमी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुने कि यदि इसके अंदर एंट्री हो रही है कहां से बेटा, माइक्रोपाइल पोर्शन से एंट्री हो रही है, तो आप क्या बोलने वाले हैं इसको, मीजोगैमी। यदि मैं माइक्रोपाइल से बनाऊंगी तो बेटा यहाँ पे एग दिखाएंगे हम, सॉरी इसको चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे हम एग दिखाएंगे और सिनर्जिड। यदि माइक्रोपाइल से पोलन ट्यूब की एंट्री हो रही है देन वी यूज टर्म ओरोगैमी। तो नेक्स्ट हमने लिखी एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब एंड ओव्यूल 3 मीन से हो सकती है, ओरोगैमी मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन in which pollen tube entered into an ovule via micropyle, micropyle के थ्रू एंट्री हो रही है। सेकेंड वन मीजोगैमी, मीजो का मतलब बीच में से, एंट्री यहां से हो सकती है और यहां से एंट्री हुई पोलन ट्यूब की, तो बेटा किसको क्रॉस करता हुआ वो जा रहा है, इंटेगुमेंट। तो मीजोगैमी एंट्री वाया इंटेगुमेंट और वाया मिल करके हम लिखेंगे अक्रॉस इंटेगुमेंट। यदि पोलन ट्यूब की एंट्री इंटेगुमेंट के क्रॉस हो रही है देन वी यूज टर्म मीजोगैमी। एंड थर्ड वन इज चलाजोगैमी, चलाजोगैमी एंट्री अक्रॉस चलाजा, एंटीपोडल सेल के क्रॉस, चलाजर एंड के क्रॉस एंट्री यदि होगी तो हम इसको क्या बोल देंगे, चलाजोगैमी। तो आप देख रहे हैं कि साइफिनोगैमी कितने टाइप की है, आपके पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। साइफिनोगैमी, हाउ कैन यू डिफाइन साइफिनोगैमी? साइफिनोगैमी मीन्स
गैमी का मतलब क्या होता है बेटा? फ्यूजन। मेल गैमेट की फ्यूजन फीमेल गैमेट के साथ कब हो रही है? जब वो मेल गैमेट किसके थ्रू आ रहे हैं? साइफर, पोलन ट्यूब। मीन्स ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स for fertilization to the female gametophyte via pollen tube। किसके थ्रू एंट्री हो रही है बेटा? पोलन ट्यूब के थ्रू एंट्री हो रही है। तो उस इवेंट को हमने क्या बोला? साइक्लोगेमी। तो साइक्लोगेमी कितने टाइप की देखी आपने? पोरोगेमी, मीजोगेमी, चलाजोगेमी। क्लियर है यहाँ तक आपको? अब आप ध्यान से देखें कि एंट्री हो चुकी है किसकी एंट्री हो चुकी है? आपने देखा पोलन ट्यूब की एंट्री हो चुकी है किसके अंदर? एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो अब मेल गैमेट की क्या होगी? डिलीवरी होगी। किसके अंदर मेल गैमेट की डिलीवरी होगी? तो लास्ट इवेंट है डिलीवरी ऑफ मेल गैमेट्स। डिलीवरी ऑफ मेल गैमेट्स इनटू एन एम्ब्रियो सैक। सबसे पहले एंट्री किसमें होती है? 4th स्टेप देखा, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल। तो आप देखें कि साइफन एंटर कर चुका है और अब क्या इवेंट होने वाली है? ध्यान से देखें। सिर्फ थोड़ा सा इवेंट में एक्सप्लेन करूंगी, सिर्फ एग एपरेटस को एक्सप्लेन कर देती हूँ बेटा मैं। ये देखें आप, ये हमारा एम्ब्रियो सेट था, ये हमारा था एग। रेड कलर से शायद विजुलाइज नहीं होता बेटा, और थोड़ा सा इसको कलर चेंज कर देते हैं। हम देख लेते हैं कि ये हमारा एम्ब्रियो सेट था, हमें फर्टिलाइजेशन करानी है, ये एग है और इसको सराउंड कर रही है सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स में आपने पढ़ा था फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं, फिंगर लाइक सेलर थिकनिंग्स नोटिस होती है इसमें, जिसको हमने फिलीफॉर्म एपरेटस कहा था। ये एंट्री होने वाली है किसकी? पोलन ट्यूब की। किसकी एंट्री होने वाली है बेटा? पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब के टर्मिनल पोजीशन पे क्या था बेटा? वेजिटेटिव न्यूक्लियस, जिसको आपने ट्यूब न्यूक्लियस कहा था, एंड कंटेनिंग हाउ मेनी मेल गैमेट्स? 2 मेल गैमेट्स। और इसमें जगह जगह पे आपको क्या दिखाई दे रहे थे? कैलोस प्लग। इस स्ट्रक्चर को क्या बोला था आपने? कैलोस प्लग। और ये स्ट्रक्चर कहाँ से होता हुआ आ रहा है? स्टिग्मा से होता हुआ, एक लॉन्ग पाथवे को फॉलो करता आ रहा है। और सबसे लॉन्गेस्ट पोलन ट्यूब किसमें देखी गई है बेटा? मेज में। अप्रोक्सीमेट 35 to 45 सेंटीमीटर लॉन्ग, मेज में 38 to 45 सेंटीमीटर लॉन्ग लॉन्गेस्ट पोलन ट्यूब ऑब्जर्व हुआ है किस प्लांट में? मेज में। इसको कैलोस प्लग बोला, इसको मेल गैमेट। जैसे ही ये पोलन ट्यूब किसके क्रॉस आता है बेटा? एंटर करता है किसमें? सिनर्जिड में। किसमें एंटर करता है? सिनर्जिड में। सबसे पहले कौन सा न्यूक्लियस डिजेनरेट करता है? वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और सभी के सभी जो सेल हैं बेटा सिनर्जिड्स के, ये आपस में कनेक्टेड है वाया प्लाज्मोडेस्माटा। इट इज कनेक्टेड टू सेंट्रल सेल वाया प्लाज्मोडेस्माटा, इट इज कनेक्टेड टू female gamete via plasmodesmata. This synergid also connected to female gametetic egg via plasmodesmata. तो जैसे पोलन ट्यूब की एंट्री हुई, ये सिनर्जिड क्या होना शुरू हो जाएगा? डीजेनरेट होना शुरू हो जाएगा, डीजेनरेट। और as soon as this synergid get degenerated, इसमें हमने किसकी एंट्री दिखा दी है? ये 2 मेल गैमेट्स, क्योंकि ये वाला सिनर्जिड क्या होगा? डीजेनरेट। ये एक मेल गैमेट को तो शिफ्ट कर देगा कहाँ पे बेटा? सेंट्रल सेल। और दूसरे मेल गैमेट को कहाँ शिफ्ट कर देगा? एग के पास। ध्यान से देखें तो क्या क्या इवेंट नजर आए? डिलीवरी ऑफ मेल गैमेट सेल इनटू एन एम्ब्रियो सेल एज पोलन ट्यूब रीच टुवर्ड एग एपरेटस। कहाँ पहुंच चुका है? एग एपरेटस के पास में। एग एपरेटस किससे मिलके बने थे? हम पढ़ चुके हैं 2 सिनर्जिड प्लस 1 एग। क्लियर? दूसरा आपने क्या देखा कि एज सुन एज पोलन ट्यूब रीच टुवर्ड एग एपरेटस, द वेजिटेटिव ट्यूब न्यूक्लियस गेट डीजेनरेटेड, क्योंकि इसका काम खत्म हो चुका है। क्योंकि इसका मेन काम क्या था? गाइड करना था पोलन ट्यूब की मूवमेंट को। जो काम फिनिश, तो डेफिनेटली न्यूक्लियस क्या हो चुका? डीजेनरेट। नाउ पोलन ट्यूब डिलीवर देयर मेल गैमेट्स
कितने मेल गैमेट्स? 2 मेल गैमेट्स, 2 इन नंबर। हर एक पोलन्स में कितने मेल गैमेट्स होते हैं? 2। तो वो अपने मेल गैमेट्स को डिलीवर कर चुका है, डिलीवर देयर मेल गैमेट्स इनटू synergids. Now this synergid also degenerated, synergid भी degenerate हो गई and allowed transfer of one male gamete into central cell and another male gamete into an egg cell. कहाँ पे मेल गैमेट्स की एंट्री करा दी? एग सेल में और सेंट्रल सेल में। तो अब कौन सी इवेंट चलेगी बेटा? डबल फर्टिलाइजेशन। तो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पोलन के स्टिग्मा पे लैंड होने से लेके मेल गैमेट की एंट्री कराने तक, कहाँ तक एंट्री करानी है हमें? एक मेल गैमेट की एग में और दूसरी मेल गैमेट की सेंट्रल सेल में। नाउ इन द नेक्स्ट सेगमेंट वी डिस्कस अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन।